पहले में कोई दिक्कत है तो बोलो। हम्म। नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक नो करते हैं, सर। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा बीट्स। तो बीट होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सोर्स है, ठीक है, साउंड का सोर्स है। कोई एक सोर्स कहीं और हो सकता है, लेट से कि यहाँ पे दोनों से वेव निकल रहे हैं और किसी एक पार्टिकुलर जगह पे जाके मीट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हो सकता है मार्केट में हम लोग जाते हैं तो कोई किसी का शादी रहता है तो गाना बजा रहा होता है, फिर कोई ट्रक ये होता है तो हॉर्न मार रहा होता है। तो ऐसे ही अगर अलग अलग साउंड जो है जा रहे हैं और एक जगह पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे वो सुपरपोज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से अगर उसका फ्रीक्वेंसी F1 है, यहाँ से जो वेव निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी F2 है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जिसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अगर बहुत, जैसे कि आस पास में रहे, बहुत ही एक दूसरे के, जैसे कि पाँच का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस हो, अगर ऐसा कुछ होता है नहीं कि करीब रहे, ऑलमोस्ट सेम हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा फिनोमेनन ऑकर होता है कि जिसमें आवाज जो है सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यानी कि दो अगर इंटरफेयर कर रहा है तो कभी वॉल्यूम अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा, ऐसा कुछ हमें सुनने में मिलता है। ठीक है। अगर ज्यादा गौर से करें, दो साउंड है, दोनों आके वहां पे हमें मिल रहा है, तो दोनों के कंपोजिशन जो हमको सुनाई देंगे तो हमें दिखेगा कि एम्पलीट्यूड जो है कंटिन्यूअसली अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे जो सिचुएशन होता है उसे हम बोलते हैं कि बीट, यानी कि उसका बीट हो रहा है और इसी का टाइम पीरियड कुछ होगा, एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तो हम उसे बोलते हैं बीट है। अगर पीरियड की बात करें तो बीट पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से हमें ऐसा सुनाई देता है उसे हम बोलते हैं कि वो बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें दिखता है कि ये जो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव हैं उनका एवरेज वैल्यू लगभग मिलता है, उस एवरेज वैल्यू से ये वाइब्रेट होता हुआ हमें दिखता है। तो हम लिख रहे हैं when two source of sound, ठीक है, जब दो सोर्सेस हो और लगभग सेम फ्रीक्वेंसी हो और साथ साथ जब हम उसे साउंड करते हैं तो हमें एक फिनोमेनन दिखता है, एक ऐसा फिनोमेनन दिखता है जिसमें लगता है कि जो साउंड है उसका लाउडनेस रिपीटेडली जो है घटता बढ़ता रहता है। यानी कि phenomena occurs such that loudness of sound, ठीक है, तो ऐसा एक फेनोमेनन होता है, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कि ये बीट। ठीक है। जो ऐसा वेरिएशन होता है, रिपीटेड वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, इसे हम कहते हैं कि ये बीट। ठीक है। यानी कि सच रिपीटेड।
ठीक है, यानी कि अगर दो कभी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं, लगभग सेम है और आग के अगर मिलते हैं तो हमें आवाज जो है एकदम से तेज बढ़ता घटता हुआ सुनाई देता है। ठीक है, कभी कभी देखे होगे कि हाँ गाना बजा रहे होगे और साउंड बॉक्स ये सब हम लोग चलाते हैं तो उसमें भी ऐसा फेनोमेनन घट होता है। और जो गिटार बजाते हैं उन लोग भी जो वायर होता है गिटार का उससे टाइट करके सबका ट्यूनिंग मिलाते हैं। ठीक है, तो ट्यून होता है कि अगर यही बीट जो है हमारा नेग्लिजिबल हो जाए, हम ऐसा कर दे कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए लगभग, तो बीट जो है खत्म हो जाए, तब हम बोलते हैं कि ट्यून हो गया है। ठीक है, तो ट्यूनिंग है यानी कि जो भी चीज जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबका अगर हम फ्रीक्वेंसी ऐसा रखें कि सब एक ट्यून में बज रहा है, साथ साथ बज रहा है। ठीक है, जैसे चार लोग गिटार बजा रहे हैं तो लोग मैचिंग करते हैं कि हाँ जब हम बजाएं तो एक तरीके का आवाज निकले। तो ऐसा क्या करते हैं, सब लोग आपस में ट्यूनिंग करते हैं, यानी कि इस बीट को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हाँ ट्यून में बजा रहा है। वही अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग, जैसे कोई भी एक गाना चल रहा है उसमें वो कुछ और म्यूजिक बजाए, ये कुछ और म्यूजिक बनाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि वहां पे कुछ और गाना बजने शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हर गिटार वाला सब सेम ट्यूनिंग करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी से आवाज निकालेगा, तो हमें एक ही आवाज सुनाई देगा। तो वही है कि ट्यूनिंग हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि वहां पे बीट जो है खत्म है, नहीं कि बीट अगर जीरो हो, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी सोर्सेस है साउंड के, अगर उसका फ्रीक्वेंसी हम मैचिंग कर लिए तो हम बोलेंगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो ट्यूनिंग में बज रहे हैं। तो यहाँ पे हम बीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीट हम सिंपली कहेंगे कि जब भी दो दस साउंड मिनट हो वेव गया। का, हाँ ठीक है, जब भी दो साउंड आपस में इंटरफेयर करेगा और जो फ्रीक्वेंसी हो ऑलमोस्ट लगभग सेम हो, ज्यादा अगर डिफरेंस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है, यानी कि वो बहुत अलग चीज हो जाता है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट सेम हो तब हम लोग देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस है उसका एम्पलीट्यूड यानी कि लाउडनेस, हम लोग जानते हैं कि लाउडनेस का रिप्रेजेंटेशन जो होता है एम्पलीट्यूड करेगा, पिच का रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी करता है। तो लाउडनेस जो है घटता बढ़ता रहता है। तो वैसा सिचुएशन, वैसा फिनोमेना अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बीट, इट इज कॉल्ड बीट्स। क्लियर है? अब अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली देखते हैं, ये जो हम आता है इसमें जो हमारा बीट होता है वो हमें दिखता है कि ये जो ऑसिलेशन है इसका, वो फ्रीक्वेंसी उसका जो आता है वो एवरेज आता है, जो भी दो फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर करा है उसका एवरेज वैल्यू आता है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली देख रहे हैं तो लेट दो हमारे पास गिवन साउंड सोर्सेस हैं, साउंड वेव है, हम इसे मान रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि हम एक्स का लोचा हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स जीरो पे हम ऐसे दो साउंड सोर्सेस का मेल करा रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड लेट से कि सेम है। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम इसलिए रखे हैं क्योंकि जब भी हमारा इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो डबल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो जीरो हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का इंटरफेरेंस कराते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो हम बोलेंगे y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2, यानी कि अगर हम इसे लिखते हैं तो a कॉमन हो जाएगा, ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। यहाँ पे साइन a प्लस साइन b है, तो साइन a प्लस साइन b जो होता है 2 कॉस a माइनस b या b माइनस a होता है, और इनटू साइन, यही होता है।
ठीक है, तो हमें ऐसा सिचुएशन एक दिख रहा है, ऐसा एक इक्वेशन मिल रहा है ना कि किसी भी अगर हम x इक्वल टू 0 ले रखे हैं, हो सकता है कि अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे हो तो kx टर्म आएगा, तो मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने x इक्वल टू 0 पे ले रखा है। वहां पे अगर हम ऐसे दो वेव्स जिसके एम्पलीट्यूड सेम है उसे अगर हम मिला रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी रख दें, तो सेम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है, ओमेगा जो होता है ये 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा अगर हम सेम रखे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ये वाला टर्म जो है, ठीक है, ये टर्म हमें दिख रहा है कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जीरो हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो हमें 1 देगा, यानी कि हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। अब एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये वाला टर्म जो है हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड दे रहा है, और इससे हमको दिख रहा है कि ये ऑसिलेशन, ठीक है, और ये ऑसिलेशन जो हो रहा है ध्यान से देखें तो हमारा जो इसका नेट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी कि ऑसिलेशन जो है एसएचएम टाइप का है, एम्पलीट्यूड को अगर हटा दे तो, या फिर ऑसिलेशन ही लिख रहे हैं, ऑसिलेशन जो है हमारा विथ फ्रीक्वेंसी एवरेज, यानी कि W1 प्लस W2/2, ठीक है, ये चीज अगर हम इसको f के टर्म में लिखे तो f इक्वल टू लिख सकते हैं F1 प्लस F2/2, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ बोथ वेव्स। अब एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हमें अगर दिख रहा है कि a इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी, ठीक है, अगर हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी जो है ये 1 होना चाहिए, +-1, एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये +-1 होना चाहिए। +-1 होने का मतलब है कि यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, टाइम तो 0 है तब तो 0 है ही, या फिर इतना इंटू टी इजकल टू जो होगा n इंटू पाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि cos 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है, हम चाहे तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लें, तो 2 पाई F1 माइनस F2/2 इंटू टी इजकल टू n पाई मिलेगा, तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो हमें क्या दिख रहा है t इजकल टू, ठीक है, नहीं कि इस समय पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि टाइम हमें क्या मिल रहा है 0, 1/F1 माइनस F2, 2/F1 माइनस F2 एंड सो ऑन, यानी कि इस समय पे, इतने समय पे हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा, ठीक है, अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमम a डैश जो है ये मिनिमम होना है, तो इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, कॉस ऑफ थीटा 0 यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी, ये कितना होना चाहिए बोलो, 2 + 1 π/2, ठीक है, ये होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, पाई/2, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ से
2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी इजकल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो t इजकल टू हमें मिलेगा 2n प्लस 1 बाई 2 f1 माइनस f2। ठीक है, वैसे ज्यादा इन सब का हमको रोल नहीं होता है। यहाँ पे अगर टाइम देखें तो 0 पुट करेंगे तो 1/2 f1 माइनस f2 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो, अच्छा 0 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा कुछ हमें मिल रहा है, यानी कि इस समय पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो ग्राफिकली ऐसा कुछ होता है सिचुएशन। लेट से कि हमने दो ऐसा कर्व यूज करा है जिसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, तो ये एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ हम बोल रहे हैं कि यहीं पे है ऐसा कुछ। ठीक है, यानी कि इसे हम बोल रहे हैं ये y1 है और ये y2 है। तो अगर हम ऐसा कुछ बनाए हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ऐसा आता है। इधर x बोल रहे हैं, इधर y बोल रहे हैं। हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़े थे तो ऐसा कुछ वेव जाता था। इसमें क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ आता है। तो ऐसा कैसे आया? अब वो जो इक्वेशन है उसके हिसाब से है। ठीक है, तो उसमें फंक्शन तो एक्स तुम था लोग ही नहीं। क्या, तो वहां वो तो हमें एक इक्वेशन पहले एक्स था ही नहीं। इक्वेशन में तो हमें, अच्छा टाइम का फंक्शन है, सॉरी टाइम के साथ साथ है। ठीक है, टाइम के साथ साथ है, और बाकी तो मैथ्स में तुम लोग आगे हो, फिगर बना लेना। ठीक है, यहाँ पे बस इतना समझना है कि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ फंक्शन मिलता है अगर एक सिंपल सा इक्वेशन हम ले रखे हैं उस इक्वेशन से, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये एक मैक्सिमम है, फिर दोबारा हमें यहाँ पे ये रिपीटेड हो रहा है, तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं कि ये है बीट पीरियड। ठीक है, यानी कि इसके बाद वो फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, इतना समय के बाद से वो फिर से रिपीट कर रहा है। तो जो हमारा ऊपर इक्वेशन मिला है टाइम का, उसके साथ साथ अगर हम एम्पलीट्यूड ये सब का देखें तो एम्पलीट्यूड हमें दिख रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट है। यानी कि जैसा कि हमें ऐसा नहीं मिल रहा है कि हाँ ज्यादा हुआ जीरो हो गया, फिर ज्यादा हुआ जीरो हो गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर हुआ है तो यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड है, फिर है, वैसा ही चेंजिंग होते रह रहा है। ठीक है, तो इतना डिटेल में हम लोग को इसमें नहीं पूछता है, सिर्फ इसमें बीट फ्रीक्वेंसी और बीट पीरियड के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बीट पीरियड क्या है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये बीट पीरियड, पीरियड यानी टाइम पीरियड का ही बात करा जा रहा है, तो क्या है, तो हमें दिख रहा है कि इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमा होगा।
ठीक है, 2 सक्सेसिव मैक्सिमम या 2 सक्सेसिव मिनिमम, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हमने मैक्सिमा का बीच का दूरी ले रखा है, तो ये जो दूरी है ये हम बोल रहे हैं कि ये 1 टाइम पीरियड है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं इसका बीट का, तो 2 सक्सेसिव मैक्सिमा या 2 सक्सेसिव मिनिमा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा था, मैक्सिमम के लिए था, तो मैक्सिमम के लिए था तो यहाँ से हम 2 सक्सेसिव मैक्सिमम का बीच का निकालें, या फिर यहाँ से 2 सक्सेसिव मिनिमा का बीच का दूरी निकालें। हमें दोनों केस में सेम मिल रहा है 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक है, इसे मॉड में रखते हैं हम लोग, तो ये आएगा हमारा बीट पीरियड। अगर हमसे पूछा जाए बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी अगर हम एफ बी लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 1/TB। मोस्टली क्वेश्चन में हमें बीट फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ेगा, तो हम F1 माइनस F2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है, कभी भी बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो दो अलग अलग वेव्स, जो भी वेव्स, उनके जो भी फ्रीक्वेंसी है उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है? हेलो? सर थोड़ा ऊपर करिए ना, और एम्पलीट्यूड के ऊपर। हाँ, और ये सर थोड़ा सा और। थोड़ा सा और में तो ऊपर ही पहुंच गए। हम्म, ठीक है सर। सर बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वही देख रहे थे कितना छोटा है। क्लियर है इतना? तो हमें कभी भी बीट फ्रीक्वेंसी के लिए बोलेगा तो डायरेक्टली F1 माइनस F2 यूज करना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत ही इस पे बीट का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इजी होता है। ठीक है, कहेगा कि दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों के बीच का बीट फ्रीक्वेंसी इतना है, या फिर एक का हम बढ़ा दिए, बीट फ्रीक्वेंसी अब इतना हो गया, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सर हम्म। सर F1 + F2/2 क्या था? वो था कि उतने एवरेज से ये हमारा ऑसिलेशन कर रहा है, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका एवरेज वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे यहाँ से यहीं तक आ रहा है, उतना में इसका एक टाइम पीरियड आ रहा है। तो एक बार समराइज कर दीजिए ना सर फिर से। देखो, बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा, जैसे बीट की अगर बात किया जाए तो कभी भी दो वेव्स अगर आके मिलते हैं और उन दोनों का लगभग अगर सेम फ्रीक्वेंसी होता है तो हमें जो है लाउडनेस जो है उसका घटता बढ़ता हुआ सुनाई देता है। तो ऐसे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कि वो बीट। ठीक है, जैसे कि अगर गिटारिस्ट जो होते हैं गिटार बजाते हैं, शो से पहले सब मिल के ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, कभी पे पे करते रहते हैं, साथ में जब मिल जाता है ट्यून हो जाता है। ट्यूनिंग मतलब कि सबका एक साथ चलो हाथ चल रहा है, एक लय में गा रहे हैं, तो उसको लय को हम लोग बोलते हैं कि हाँ ट्यून हो गया, नहीं तो उसमें बीट का नहीं होता है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम बीट की बात कर रहे हैं तो अलग अलग दो वेव्स अगर मिल रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी में जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली घटता बढ़ता रहता है, और जो उसका फ्रीक्वेंसी है कंबाइंड का फ्रीक्वेंसी, वो जो है दोनों का एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, जो भी वेव्स इंटरफेयर करे हो उनका एवरेज वैल्यू से जो है बीट जो है वो वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो वही हमारा एवरेज वैल्यू आया था ω1 + ω/2, उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो 2πf1 + f2/2 लिख सकते हैं। F = f1 + f2/2। अब आए कि अगर हम लोग उसकी टाइम पीरियड की बात करें
तो टाइम पीरियड हमने देखा कि दो सक्सेसिव मैक्सिमाज और या फिर दो सक्सेसिव मिनिमाज के बीच का दूरी होगा। तो हमने एम्पलीट्यूड को पकड़ा और फाइंड करा। तो जब हम एम्पलीट्यूड को फाइंड करें और पता किए, तो ये एक फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा आ रहा था, तो इन दोनों के बीच का दूरी फाइंड करें। या फिर दो मैक्सिमा वाला जो फॉर्मूला था उसमें हम दो मैक्सिमाज के बीच का दूरी फाइंड करें, तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा जो कि मिल रहा था इतना। और फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/, टाइम पीरियड होता है, तो आराम से इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन ही बच गया है। बोल रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप। ठीक है, फर्स्ट ओवर एंड ओपन है, ओपन मतलब बोथ साइड्स ओपन, बीट्स विथ क्लोज्ड organ pipe with beat frequency 2.2 hertz। ठीक है, ये भी फर्स्ट है विथ फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ पाइप। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोल रहा है कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, ओपन यानी बोथ एंड ओपन, क्लोज यानी बोथ एंड क्लोज्ड। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, वो बीट कर रहा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन से, जिसका बीट फ्रीक्वेंसी है 2.2 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है इतना है, किसके लिए? क्लोज्ड पाइप के लिए। ठीक है, तो हमें लेंथ पता करना है। सर कौन सा, क्लोज्ड या फिर ओपन का? फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप्स, इन दोनों का। आ गया?
हेलो, सो गया क्या सब क्वेश्चन देख के? बना रहे थे 2 मिनट और। The speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड 330 यूज किया है। सो क्लोज्ड वाले का 3/4 है, 3/4 है। 3/4 0.75 आ जाएगा ना। किए क्या हो? सो मुझे बीट वाला समझ नहीं आया, सिर्फ डायरेक्ट वो जो क्लास में बताया था ना, तो सेकेंड पाइप का उससे निकाल लिया। देखते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप, तो हम अगर क्लोज्ड ओपन की बात कर रहे हैं तो ओपन के लिए एफ जो है एन अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2n-1 V/4L। यस। ओपन के लिए ये आया था, क्लोज्ड के लिए था शायद। क्लोज्ड के लिए आया था ये। ओपन के लिए 1 इन क्लोज के लिए था, ओपन के लिए आया था NV/2L। ठीक है, हमें बोल रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हुआ? एन की जगह हम क्या रखेंगे? 2। तो F2 अगर हम लिख रहे हैं इसके लिए, F2O लिख रहे हैं हम कि ओपन समझ में आ जाए, तो ये हमारा आ जाएगा V/L1 मिलेगा। ठीक है, यस। सिमिलरली हम फॉर क्लोज्ड के लिए अगर लिखते हैं F2 क्लोज्ड, 2 मतलब कि फर्स्ट ओवरटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, C क्लोज्ड को, तो ये आया था हमारा 3V/4L2। ये आया था। यस 2n-1 था, रखेंगे तो 3 क्लोज्ड वाले में 1 3 5 ऐसा चल रहा था, और ओपन वाले में 1 2 3 4 ऐसा चल रहा था, तो ये चीज आया है। ठीक है, एंड इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 क्लोज्ड के लिए अगर लिखते हैं तो V/4L आएगा। ये जो वैल्यू है ये हमें 110 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, V/4L2 हमें दे रखा है, तो यहां से हमें F2C जो है ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स इंटू 110 यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड, 330 हर्ट्ज। यही मिलेगा। यस सर। ठीक है, अब अगर हमें ये निकालना है, क्या कहते हैं, लेंथ, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? सो वैल्यू रख के, तो क्या रखोगे बताओ? सो F1 और V। यहां से इसमें पुट कर लेंगे, तो L2 कितना जा रहा है, यानी कि 3/4। F1C इजकल टू V यानी कि 330/4 इंटू L2 इजकल टू हमें आ जा रहा है 110। 110। L2 इजकल टू आ जा रहा है 3/4। ठीक है, ये सर तो आराम से आ L1 गया। यार 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, L2 का वैल्यू इतना आ गया, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। L1 कैसे फाइंड करेंगे? सो L1 के लिए बीट का यूज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हमको इतना मिला है, और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी V/L1, यानी कि इसको हम F20 अगर हम लिख रहे हैं तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी, सिंस F बीट
तो एफ बीट जो होता है F1 माइनस F2 होता है, यानी कि हम इसे Yes. लिख सकते हैं F2 ओपन माइनस F2 क्लोज्ड। ठीक है, ये कितना है 2.2 इजकल टू V/L1 माइनस ये कितना आया था F2 Frequency. से 330 तो ज्यादा 330 कौन आया से था। कैसे डिसाइड करेंगे? Yes. So क्या ज्यादा कैसे तो है? मॉड लगा हुआ है, दोनों लेना उसको पड़ेगा मॉड ना? लगाना पड़ेगा। हाँ तो दो वैल्यू आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट कि 2.2 इजकल टू प्लस माइनस इधर रख देते हैं, या फिर इधर रखो, इधर भी रखना है रख सकते हो, V/L1 माइनस 300। V जो है 330 है, L1 फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो L1 का दो वैल्यूज आएगा, एक तो 0.993 है एंड एक है 1.006। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बीट फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे सिर्फ क्या के लिए यूज हुआ है यहाँ So पे। F1 का frequency find करें। ठीक है, यानी कि F1 माइनस F2 बीट फ्रीक्वेंसी कभी भी देगा तो हमें बस ये समझना है कि दोनों जो भी वेव के बारे में बात कर रहा है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है इतना है। मॉड लगा हुआ है, अगर वैल्यूज दे रखा है तब तो हम आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे मॉड लगा है इसलिए हम प्लस माइनस किए तो डबल वैल्यू निकला। क्लियर है? Yes. So एक क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर है। ठीक है, आइडेंटिकल है, जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि दो सोनोमीटर वायर है, दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि सेम मटेरियल का बना होगा, सेम लेंथ होगा, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। अब बोल रहा है, सोनोमीटर तो वही है ना जो हम लोग पिछला चैप्टर में ओ, एकदम लास्ट में देखे थे। हाँ हाँ, वायर का जो वेलोसिटी ये फाइंड ट्रांसवर्स करने वेव की। का। हाँ ठीक है, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेंशन in one wire should be increased। ठीक है, should be increased for occurrence of 5 beats per second। ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं कि दो सोनोमीटर वायर है, आइडेंटिकल है, सब कुछ वेशभूषा सब कुछ, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। जब हम किसी एक वायर का टेंशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है? सब क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, फिर लैम्डा बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी का क्या आया था, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट आया था ना, यस। V/2L एंड V/4L फंडामेंटल, याद करो। यस। तो
यहाँ पे तो हम सोर्स ही है वही, तो हम अगर टेंशन बढ़ाएंगे, भी क्या था, भी इजकल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, टेंशन बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी कि एक में हम कितना फ्रीक्वेंसी चेंज करें कि जो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी हो 5 हो जाए, ये क्वेश्चन है। सोनोमीटर वायर है, यानी कि बोथ एंड क्या होगा बताओ। सर एक डिस्टेंस सेकंड, होगा। हाँ सर एक सेकंड। ठीक है। सर आप बता रहे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं। सर, एक सेकंड रुक जाइए। अप्रोक्सीमेटली 0.02 आ रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व किए। तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी 5 ज्यादा होगा क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, हाँ पर फिर रेशियो ले लिए। ठीक है। ठीक है, यानी कि कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमें F1 क्या मिलेगा 500 हर्ट्ज, एंड F2 हमें क्या मिलेगा, बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, और टेंशन हम बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारा या तो सेकेंड जो है 450 45 550 495 हो सकता है, या फिर 505 हो सकता है। यहाँ ध्यान से देखो, इस बात को समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो सब कोई, अगर F1 की बात कर रहे हैं कि 500 है, ठीक है, दोनों का पहले 500 था, अब हम फ्रीक्वेंसी सेकेंड सेकेंड की अगर बात कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि F2 का वैल्यू या तो 495 हो सकता है या फिर 505 हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, टेंशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू जो होगा नहीं होगा, कौन सा वैल्यू होगा 505 होगा। अगर टेंशन डिक्रीज करता तो कौन सा वैल्यू लेते हम लोग 495। क्लियर है दोनों। ठीक है, इसके बाद जो है हमें दो फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम F1 अगर लिख रहे हैं यानी कि 500 दैट इज इक्वल टू N1 है, फंडामेंटल है, तो सेम आइडेंटिकल है, T बाई म्यू हमारा सेम ही रहेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं T बाई म्यू, इधर 1/2L। और F2 अगर हमको लिखना होगा तो ये हम लिख रहा है कि 505 है, इसे अगर हम लिखेंगे तो 1/2L अंडर रूट टी डैश बाई म्यू, यहाँ से रेशियो ले लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेथड 1 है।
ठीक है, फ्रैक्शन चेंज निकालना है, नहीं डेल्टा टी बाई टी फाइंड करना है। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, मेथड 2 मैथ्स है, बाकी हमारा कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ मैथ सीख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एफ डैश की बात कर रहे हैं, तो ये 2/L अंडर रूट टी प्लस डेल्टा टी बाई म्यू होगा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें वो इतना ही होगा, टी प्लस डेल्टा टी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। क्लियर है। हमने देखा था F1 जो था 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू था। अगर हम 2L को अंदर ले जाएं तो स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा तो यहाँ ध्यान से देखो हमें क्या मिलेगा, F1 अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी मिल रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिल गया तो हमें F2 तो पता है ही, कितना है 505, और F1 है 500 इक्वल टू, यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो 1 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बहुत कम होगा। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन रहता है तो हम इसे 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, सर हाफ आएगा वहां पे, कहाँ पे, अच्छा 1 डेल्टा बाई टी 2 है, बाई टी। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आ जा रहा है हमारे कितना, 2 इंटू -1 हो जाएगा 5/500, 0.02। ऊपर वाले से सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ अप्रोक्स में वैल्यू मिलेगा, इससे जो है आंसर का एक्यूरेट मिलेगा। बाकी दोनों मेथड ही सही है, बहुत ही कम चेंज होता है तो ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि 0.02 यानी 2% का चेंज है, बहुत कम है। तो बीट से क्या समझ में आता है, ये सबको क्लियर है। कभी भी बीट का बात करें यानी कि दो जो वेव्स दिए हैं उनका डिफरेंस का बात कर रहे हैं, हमेशा मन में ख्याल रखना है कि डिफरेंस है 5, तो अगर एक 500 बोलता है तो एक 495 भी हो सकता है और 505 भी हो सकता है। ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा होगा। ठीक है, तो ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। एक ट्यूब है, ठीक है, इसका डायमीटर नहीं पता है, लेंथ जो है 48 सेंटीमीटर है, ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, एक ट्यूब है यानी कि ऑर्गन पाइप है, लेंथ 48 सेंटीमीटर है, डायमीटर हमें नहीं पता है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 320 हर्ट्ज है, स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें ये डायमीटर कितना होगा ये पता करना है।
हो गया? हेलो? एक सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रहे कि डायमीटर दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में कहना चाह रहा है किसमें एंड करेक्शन यूज करना है। रेडियस दिया हो या फिर डायमीटर दे रखा है तो समझ जाना है कि एंड करेक्शन के बारे में यूज करना होगा। दोनों एंड ओपन है। सर एक सेकेंड, आप आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा? सर 10/3 सेंटीमीटर। डायमीटर यस सर। 3.33 दे रखा है तो 10/3 यस होगा। सर, 10/3। ठीक ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि क्या होता है। भी बाई दोनों ओपन हो तो 4L+E होता है, ये होता है। तो यहाँ पे सर हम लोग को फिगर से डायरेक्ट कीजिए ना, क्या? फिगर से आसान हो जाता। फिगर से भी कर सकते हो। ठीक है, बात तो वही है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करोगे तो यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है तो 4L+E इक्वल टू दिख रहा है V/F, यानी कि 320 यानी कि 1 मीटर। ये दिख रहा है 1 मीटर है। सर यस सर। ओपन ट्यूब के लिए तो NV/2 इंटू L+2E आता था। अच्छा हाँ, नीचे 2 होगा, यहाँ 2 आएगा। और फिर 2E, दोनों साइड तो ब्रेक, इंटरेक्शन लगेगा। अच्छा हाँ सॉरी, हम 1 एंड वाला फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, 2E आएगा, दोनों साइड आएगा, L+2E होगा, V/2 आता था, तो ये चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 मीटर है, L सेंटीमीटर में है तो इसे हम 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 48+2E इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ से हमें E का वैल्यू मिल जाएगा 1। 48/2 1। ठीक है, और E इक्वल टू क्या होता था 0.6R। तो यहाँ से हमें R मिल जाएगा 1/0.6 यानी 10/6। हमें क्या निकालना है? डायमीटर। डायमीटर कितना होगा 2R यानी कि 10/3 सेंटीमीटर। फिगर से भी डायरेक्टली लेंथ लेकर कर सकते थे, λ/2 इक्वल टू, फिगर से कहने का मतलब ये है कि ऐसा हमारा शेप आ रहा था। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, λ/2 इक्वल टू L+2E। ठीक है, टोटल लेंथ क्या हो जाता, इधर की तरफ E, इधर की तरफ E, और ये L। हम लोग लिखते हैं λ/2 इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट कितना। ठीक है, फिर आगे कहानी जानते ही हो क्या करना है। लेमडा फाइंड यस करना है तो लेमडा इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे क्या चीज, V/F। ठीक है, जो मिलता हमें 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर।
यहाँ से उठा के पुट कर सकते थे। सो सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर इसका एक एंड को क्लोज कर दें तब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस क्या होगा? सर एक सेकंड बन जा रहा। बाकी सब क्या कर रहा है? देवांशु सर बना रहा। तो अभी तक जब गलत से कुछ भी बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। अंशिका सर वहां पे आप 4S सो कैसे लिखते हैं? 160 हर्ट्ज। 4S नहीं लिखे हैं, 48 लेंथ था ना। अच्छा सो हाँ सेकंड का 160 हर्ट्ज। 163.3 दे रखा है। सर जो लेंथ होगा जो करेक्शन होने के बाद तो 51/2 ही लेंगे ना पाइप का। क्या चीज? डायमीटर? यस सर। सर डायमीटर नहीं, वो लेंथ पाइप का। तो पाइप का लेंथ 48 प्लस ई हो जाएगा। यस। और किसी का आया? 6। सर 165.6। 163 दे रखा है। नहीं कितना यूज कर रहे हो स्पीड? 320 है। सर वो सर 0.49 लेंथ। भी बाई लेमडा यानी कि 48 प्लस ई का वैल्यू कितना आया था? सो 1 सेंटीमीटर। 1 तो 1 ये 49 हो जाएगा। 320 नीचे सर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। 104 इंटू 49 यही करेंगे। यस। ठीक है, तब इसको सॉल्व करके जितना आ जाए। यस सर आगे। कितना आ रहा है? सो अप्रॉक्स उतना ही आ जा रहा है 163। ठीक है, 163.3 हर्ट्ज आंसर दे रखा है। बात समझ आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है? तुम चाहो यस। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है सबसे बढ़िया मेथड होता है कि अपना फिगर बना लो, क्योंकि फिगर बनाने के बाद सब कुछ दिखने लगता है। फॉर्मूला में अगर कंफ्यूजिंग रहा तो। बाकी बहुत लोग का होता है कि एक बार फॉर्मूला रट गए तो कभी नहीं भूलते हैं, तो उनके लिए तो कुछ सर इस फॉर्मूला बार से के भी कर एग्जाम सकते हो। में सिर्फ फॉर्मूला भेजता है क्वेश्चन ऐसा। हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सर उसका ठीक है, कारण। कारण क्या कर सकते हैं, कोरोना है, क्लासेस हुए नहीं तो शायद इस वजह से दिया हो। हम लोग के टाइम में रहेगा। अब ये कहना तो मुश्किल है। ठीक है, रहे तो बढ़िया है। इजी कब लगता है? अगर पढ़े हो तो इजी है, नहीं पढ़े हो फिर। सर तो आप तो क्वेश्चन पेपर को अपने हिसाब से देखे होंगे। अपने हिसाब से नहीं, जैसे क्लास में तुम लोग क्या सीखे हो उसके हिसाब से तुम भी एक बार लेकर देखना, मोस्टली लगेगा कि तुम वो किए हो क्वेश्चन। सर वेटेज 11-12 का क्या था? अभी इतना तो डिटेल में भी नहीं गए हैं, जब पूरा एक बार हो जाएगा तो देखेंगे। सिर्फ कल एक ही पेपर देखे थे। तो जनरली क्या रहता है सर फिजिक्स का? सर इक्वल ही रहता है ना लगभग 11 12 का? हाँ फिर मतलब 55-45 कुछ परसेंटेज रहता है। 55% 12 से, 45 11 से।
मोस्टली इसलिए क्योंकि मैकेनिक्स वाला पोर्शन जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं मिक्स करके मिलता है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि तुम लोग ऐसा क्वेश्चन 10th में किए होगे कि दो रेजिस्टेंस है इक्वल, सीरीज में जोड़े हैं तो R1, पैरेलल में जोड़ेंगे तो R2, तो R1/R2 निकाले। तो उसकी जगह पे कैपेसिटर दे कैपेसिटर दिया डाल था। दिया था। जैसे कैपेसिटेंस तो जस्ट उल्टा हो जाता। हाँ, तो ऐसे से क्वेश्चन तो थे, बस पहला ही क्वेश्चन तो था ये वाला। शायद पहला ही था तभी याद भी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था ये वाला ब्लॉक वाला जो तुम लोग शायद एसएसएम में करे हो। स्प्रिंग अटैच है, एक मास है, यस। इसका कुछ एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, इसके ऊपर एक और मास एम रख दिया, तब पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड बताओ। सब करवाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, एक बार देखना तुम लोग। और खैर ये क्वेश्चन करो। एक जैसे कि ऐसा एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 340 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, और साउंड स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है। इस ट्यूब का लेंथ जो है 120 मीटर है, ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि हम इसमें पानी भरना अब शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम हाइट of water required for resonance? ठीक है, रेजोनेंस के लिए यानी कि ये जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है इसका फ्रीक्वेंसी 340 है, तो कितना मिनिमम लेवल ऑफ हम वाटर हाइट, कितना मिनिमम हाइट डालेंगे कि रेजोनेंस में रहे, ये फाइंड करना है। तो ये कैसा बिहेव करेगा पाइप, और बोथ एंड ओपन या फिर वन एंड ओपन? सो वन क्लोज्ड। तो वन एंड ओपन। ठीक है, हो गया। सर एक सेकंड। सो वन बेटर है। मिनिमम लेंथ पूछ के कितना पाइप है। सो सो 1/4। 1/4 मीटर।
मीटर में ही दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ फाइंड करें, वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो क्या आएगा बताओ? E by 1 F मीटर। 1 मीटर आएगा। ठीक है, यस। वेवलेंथ ऑफ अगर हम जो भी वेव है उसका अगर हम देखें तो ये 1 मीटर आ रहा है। अब हमारा ऐसा पाइप है, एक एंड क्लोज्ड है, तो ऐसा बनाया है, ये एंड तो ओपन है, लेकिन जो भी हमारा वेव बनेगा, मान लेते हैं कुछ भी कैसा भी बना है, तो ऐसा ही केस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला बना है 1/4 मीटर। 1/4 मीटर। देखते हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ है हमारा 1 मीटर। हमारा जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जब रेजोनेंस में होगा, कब कब हो सकता है? जब लेंथ इतना हो, या फिर इतना हो, या फिर इतना हो, या फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो एक बार कब होगा? जब ये लेंथ λ/4 के बराबर हो, या फिर 3 λ/4 हो, या फिर 5 5 λ/4 लैम्डा हो, बाई 4। ऐसा ही चलता जाएगा। तो हम देखते हैं किसमें कितना आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट निकालते हैं λ/4 के लिए, तो क्या आएगा? बोलो, तो λ/4 कितना आ फंडामेंटल जाएगा? आएगा। यानी कि L1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो λ/4 यानी कि 0.25 मीटर आएगा, यानी कि यस 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 3 λ/4 निकालेंगे तो L2 कितना आ जाएगा? 3 λ/4 यानी कि ये 75 0.7। सेंटीमीटर। और यस वैसे ही फिर L3 निकालेंगे तो 5 λ/4 यानी कि 25 25 125 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा ट्यूब कितने लेंथ का है? सो 120 का 120 है। तो मीटर। ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तो नो सर। 120 मीटर का है। 120 मीटर है, यस। सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी, मीटर में तो बहुत चला जाएगा, फिर सेंटीमीटर है। तो ऐसा मत किया करिए। हम्म, सर तो ठीक है, L/4 ही होगा उसमें भी आंसर। देखते हैं क्या आता है। 120, तो ये 120 नो से सर। ज्यादा है तो ये वाला फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि यही दोनों के, इन्हीं दोनों पोजीशन पे हमें क्या मिल सकता है? रेजोनेंस मिल सकता है। तो हमें मिनिमम पानी भरना है, तो मिनिमम पानी भरना है यानी कि इतना लेंथ खाली रहना चाहिए, पानी इधर ही भरा हुआ है, भरा हुआ है। यस सर। तो लेंथ फिल्ड विथ वाटर कितना होगा? 120 माइनस 120 75। माइनस 75, 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेंथ फील्ड में वाटर डालना था। हाँ, वाटर को ट्यूब में ही ना डालना था। सर एक मिनट ऐसा ऊपर कीजिए। ठीक है सर, हो गया। तो 120 मीटर के लिए निकालिए ना। 120 मीटर के लिए फिर ये करते जाओ, कितना हो जाएगा? सर 125 सेंटीमीटर के 120 लिए तो मीटर इज 95 इक्वल टू सेंटीमीटर होगा। n टू 0.5 करेंगे, कितना आ रहा है? 1/2, 240 के लिए आ रहा है। 240 पे आ जा रहा है ना? तो 2n माइनस 1 0.25 इंटू पे। V/4L लगाना होगा फ्रीक्वेंसी वाला। 135 ऐसा चल रहा है, तो 120 इजकल टू 2n-1 इंटू 0.25 आया था ना मीटर में, कितना रखेंगे? 1/4 हो जाएगा, 48। ठीक है, 240 के लिए आ रहा है, 241 के लिए नहीं आ रहा है, यही था ना? यस सर। तो तो उस पे रख के चेक कर लो, उससे जस्ट पहले वाला जितना आएगा
ठीक है, नहीं 240 तक जाना पड़ेगा इनको बढ़ाते बढ़ाते। एक क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, निकल जाएगा। यस सर। सी यस सर। जेई का था क्या? हाँ ठीक है, देखो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम है, एक तरफ दिया है प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, सेकंड तरफ क्या कांस्टेंट रहता है वो सर पूछा है। इसका ऐसे बनेगा सब। हाँ कैसा आएगा? सब पहले नेगेटिव में कांस्टेंट एक्सेलरेशन एटी ग्राफ सर। हाँ और बीटी फिर ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन देता है, यस सर। तो ऐसा जाएगा। यस यही। ठीक है, क्या है इसमें? एक क्वेश्चन दे सर रखा है कि हाँ सर आप कोई फर्स्ट शिफ्ट वाला देख लेना कल का। हाँ तो उसमें एक क्वेश्चन था कि रिलेशन निकालना है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस और रिजिडिटी वाला, सर वो बताइए ना। वो तो डायरेक्ट याद कर लेना है। तो कहाँ था सर ये वाला रिलेशन? कहाँ गया क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 8 है मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें। ये तो डायरेक्ट याद रखते हैं, k इजकल टू एन वाई बाई 9 ईटा माइनस 3y। तो ये कौन सा पार्ट में था सर चैप्टर का? अरे वो क्या बोलते हैं, इलास्ट यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये स्ट्रेस वाले पार्ट में। ठीक है, वहां पे तीनों आते हैं, तीनों को जब हम लोग रिलेट करते हैं, जैसे कि यंग्स मॉडुलस, ये गामा हम लोग क्या लिखते हैं, गामा डेल्टा एल बाई एल इजकल टू एफ बाई ए। यस सर। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग रिजिडिटी वाला लिखते हैं तो थीटा बाई ए। इन सब का रिलेशन निकालना पड़ता है, नहीं कि डिराइव करना पड़ता है, लंबा थोड़ा जाता है, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट ही याद रखना होता है। नहीं लिखाए थे क्या तुम लोग में? नो सर, मिल तो नहीं रहा है कॉपी में। शायद छूट गया होगा। सर सर जो बल्क मॉडुलस का रिप्लेस किया था आपने गामा प्रेशर से, तो वो गामा से यंग मॉडुलस है। हाँ ये y जो है यंग्स मॉडुलस है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, और k सर को यहाँ इसमें बल्क नहीं सर वो मॉडुलस ईयर बोल। मॉड्यूलस ही है ना ईटा? हाँ हाँ ईयर मॉड्यूलस ही है ना? हाँ, सर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। हाँ बोलो। सर इस पार्ट में नहीं, वो जो वेव में पढ़ाए थे हाँ उसी में आते हैं, वेलोसिटी बोलो। में, हाँ बीटा इज इक्वल टू गामा पी। तो वो गामा यंग मॉडुलस है, बीटा इजकल टू, गामा पी। एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये तो एडियाबैटिक कांस्टेंट था। ठीक है, कब? यस जब पीवी रेस्ट पर गामा आ रहा था उस केस में। आइसोथर्मल में बीटा जो है पी के बराबर रहेगा, और उसमें वो गामा अलग चीज है, वो एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, वो सब चीज देखोगे आगे।
एक क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, क्या होता है? सो तो R ऑप्टिक्स में इक्वल्स टू 2F होता है। अब ये भी सवाल पूछने वाले हैं। तो तब तब क्यों बोल रहा है फालतू का कि फिजिक्स का पेपर बहुत लेंदी आया था, उसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशंस था। पता नहीं, अभी तो हम एक देखे हैं, आगे का देखेंगे तो पता चलेगा। ये फोर्स है, ये 0.5 kg है, म्यू 0.2 दे रखा है। तो ये तो प्रीवियस ये क्वेश्चन लग रहा है हमको तो। बोल रहा है कितना फोर्स लगाएंगे कि रुक जाएगा। ये प्रीवियस ये क्वेश्चन है शायद, देखा हुआ है। पता नहीं, इस बार के पेपर में भी दे रखा है। कितना सर लगेगा बहुत बताओ? रिपीट करते हैं क्वेश्चन जेईई में। सो एक सो 0.2 है या फिर 0.02 म्यू। 0.2 है। सो 5 न्यूटन ही लगेगा। नीचे कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। यस सर। ऊपर कितना चाहिए? 5 न्यूटन। यही ना चाहिए। तो यस। एफ इंटू 0.2 क्या हो जाएगा? 25। तो एफ हो जाएगा 25 न्यूटन। आई दे रखा है 20t + 8t² करंट है। पूछ रहा है कि चार्ज फ्लोन इन 15 सेकेंड। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें क्या है बताओ? बोलते हैं ना कि तुमको हमेशा कोई भी एग्जाम दोगे, कैसा भी एग्जाम दो, जेई मेंस की अगर हम बात करें तो अगर 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो 10 से 15 क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे कि तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बाकी रैंक के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे दो तो आराम से निकल सकता है सर पिछले साल क्वालिफाई। तो इतना इजी नहीं था सर। सर पिछले साल तो इतना 268 इजी है। नहीं था। नहीं, 11 1 5 0 कुछ दिया हुआ था। 15 तक है, यहाँ क्यूब जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो। 20t² / 2 + 8t³ / 3, 0 से 15। ठीक है, पिछले साल फिजिक्स थोड़ा टफ दिया था, बाकी केमिस्ट्री और मैथ थोड़ा सा इजी दिया था। तो हर साल का नियम है, एक ना एक पेपर टफ होता ही है। और पिछले साल भी जिसका शुरू में पढ़ा था उसका फिजिक्स इजी था, और जिसका लास्ट ईयर गया था उसका फिजिक्स बहुत टफ था। ठीक है, तो इस बार भी मे भी होगा ऐसा, तो गड़बड़ ही है। तो तब तो जैसे ही आता है तो फॉर्म उसी समय भर देना होगा। ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले बार तो ऐसा ही हुआ था, दोनों बार, जनवरी में भी, आज बाद में तो हुआ ही नहीं। जैसे वैसे ही, जैसे ये एक था ना, क्या नाम था, राज, पास आउट में, पता है तुमको? नो सर। ठीक है, तो उसका भी लास्ट डे सेकेंड शिफ्ट पड़ा था। मतलब अच्छा था पढ़ने में, सारा फॉर्मूला सब कुछ रट्टा मार गया था। तब भी लास्ट डे जैसे सेकेंड शिफ्ट में पड़ा तो वही गड़बड़ कर दिया उसको भी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो किस्मत में है वो ही आएगा, लेकिन मेहनत करोगे तो कभी भी जाया नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी जो है साउंड वेव का जितने भी क्वेश्चंस हैं सब करो कंप्लीट, और जहां भी डाउट है उसे पूछो। ठीक है, और एक बार जो प्रीवियस ईयर जो भी रखे हो उसको सॉल्व करो, देखो जरूर।
कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार पेपर हो रहा है तो 11th का ही कौन कौन सा क्वेश्चन जो तुम पढ़ चुके हो उसे एक बार देखो। ठीक है, देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए हमें। अभी तक अगर सो रहे हो तो जागने का उम्मीद मिलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर कल से हम लोग यस लेआउट सर। शुरू करेंगे और साउंड को खत्म करो, मंडे को हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यस सर। सर सर एक हाँ, क्वेश्चन अभी बता दीजिए। कौन सा? सर HCB का क्वेश्चन नंबर 28 साउंड वेव का। एक मिनट देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो पाथ डिफरेंस वाला जो हम लोग यूज करे थे उससे रिलेटेड है। 28 यहाँ पे S1 है, यहाँ S2 है। तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि √2D डिस्टेंस पे ऐसा हमारे पास एक स्क्रीन है डिटेक्टर। अच्छा, ये ऐसा है, सोर्स है ये डिस्टेंस ये पार्ट। जैसे 2-3 बार सॉल्व किए सर 0.52 आ रहा है। आंसर 0.13 दिया और मेरा 0.52 आ रहा है। यहाँ से ऐसा गया है, ऐसा है। ठीक है, ये रूट यस सर। टू डी है, ये डी है, तो ये हो जाएगा D/2। यही ना करना है, पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है फिर उसको थोड़ा दूर मूव किए तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लग जाएगा। तो वही डिस्टेंस निकालना है। इसमें इंटरफेरेंस कहाँ कह रहा है? The source emits a wave wavelength which is received by detector after reflection from the cardboard. Phase with इन the फेज और direct। आउट ऑफ फेज का यही मतलब होता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओ, वहां पे तो यहाँ तो हम एक जैसे कि यहाँ से जो गया उसका जो फेज है और यहाँ जो मिला उसका फेज है, दोनों सेम है। जैसे कोई भी एक वेव है, रिफ्लेक्ट होता है तो आउट ऑफ फेज में पाई हो जाता है। इसमें तो ये है ना कि एक साउंड वेव साउंड एस और डी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वहां से आएगा और एक रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो वो दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं, कर रहा है। नहीं, ऐसा सिर्फ कह रहा है कि इट इज फाउंड एट फेज विथ द डायरेक्ट शिफ्ट फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, हाँ, ठीक है, यहाँ से जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है घूम के दोनों सेम फेज में है। देखो क्या करना है कि एक बार ये लेंथ जो है d है, तो x1 पाथ जो है d है, x2 पाथ निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर। तो ये मिला के रूट टू थ्री डी डी आया डिवाइड था। 3D आया था। यस सर। 2D प्लस डी स्क्वायर बाई 4।
9 ये 9d 3D by स्क्वायर बाई 2 है 4 ना, आ रहा है, 3d/2 आ रहा है, फिर वो एक बार जाएगा एक बार 3 आएगा। by 2 ठीक है, 3D आ रहा है, यानी कि डेल्टा एक्स क्या आ गया 2D। 2d हाँ, डेल्टा फाई इजकल टू क्या होता है 2 पाई 2 बाई पाई इंटू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। इंटू डेल्टा एक्स, यही है। ये बोल रहा है कि डेल्टा फाई जो है सेम फेज में है, तो यहाँ पे सेम फेज में निकालने के लिए डेल्टा एक्स 3D है, सेम फेज तो 0 हो जाएगा, फिर क्या फायदा। तो वो आता है ना 2n पाई। यहाँ पे और क्या करना है, that after reflection from the cardboard it is found to be in phase with the direct wave is same phase में है। ठीक है, तो पहले मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा है तो टैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n लैम्डा। हाँ, तो एन लेमडा में एन क्या रखेंगे, ये तो है। सर मिनिमम में तो यस सर, दिया हुआ है लैम्डा। लेमडा दिया है यस सर, दिया हुआ है कहाँ, सर, d/2 है। अच्छा ऐसे समझ आ सोर्स गया क्या इमेज, गलती की सर। ठीक है, तो लेमडा n दे को 1 रखा है, मान लेते हैं हम अपने। लेमडा जो है d/2 दे रखा है, तो d/2 करेंगे तो यहाँ से एन पता चल जाएगा, यस सर। फिर शिफ्ट यस करके सर, उसमें फाइंड कर लेना है। ठीक है सर, बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही हम भी लेमडा नहीं देख रहे थे। ठीक है फिर, और कल नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, सर कौन सा? फ्लूइड शुरू करेंगे, वही सबसे लंबा बच रहा है, तो उसको खत्म कर लें, फिर बाकी सब मोस्टली 4 लेक्चर 5 लेक्चर ही लगेगा। ठीक है फिर।